औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 12 10th क्लास की केमिस्ट्री का करेंगे विच इज़ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में जो टॉपिक आज हमने करना है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो आपके चैप्टर के स्टार्ट में दी होती है उसको आप देख लें। वो क्या है, आपको कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आ रही हैं जिनको कहते हैं SLOs या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो इस दफ़ा से तमाम बोर्ड्स ने ये डिसीजन लिया है कि अब जो पेपर होगा वो SLO बेस्ड होगा। पहले कैसा पेपर होता था कि चैप्टर के आखिर में जो क्वेश्चन दिए होते थे वो आपको दिए जाते थे क्वेश्चन पेपर में और आपने उनको सॉल्व करना होता था, यानी आप रटा लगा रहते थे। अब इसका मकसद ये है कि अब आपके ना सिर्फ जो है नॉलेज को चेक किया जाता है, रटे को चेक किया जाएगा, बल्कि आप देखा जाएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे कि आपको इसकी समझ आई भी है कि नहीं। आपकी बुक में जो है वो शुरू में हर चैप्टर के शुरू में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कुछ जुमले दिए हुए हैं। इसका ये SLOs हैं। SLOs यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स में क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए। अब देखें, ये जो चैप्टर है इसके शुरू में भी आप कह लें कितने आउटकम्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह कर लिया, आपने एग्ज़ाम की तैयारी किस वक्त आपकी कंप्लीट होगी इस चैप्टर की, कि जब आपने ये 9 SLOs जो हैं वो आप जो है आप में वो चेंजेस आ चुकी होंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग केमिकल कंपाउंड इज नेसेसरी। कि इस क्वेश्चन को आप सही तरह जो है वो करने के काबिल हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये SLO अचीव हो गया। यानी असेसमेंट आपकी SLO बेस्ड होगी कि जितने SLO ये सारी चीज़ें जो है चैप्टर को करने के बाद आ जाएं। वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये जो SLO है ये जो लिखा हुआ इसके हो सकता है या इसको सेपरेट करके आपको इसी में से आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर होगी तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन का जो है वो फैब्रिकेशन कैसी भी हो, यानी किसी तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप जो है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इजीली कर सकेंगे। और आप उसी सूरत में कर सकेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब एक और चीज़ SLOs के देखें, आखिर में ये टीचर्स के लिए भी है कि टीचर्स भी SLO को देख लिया करें और SLO के अकॉर्डिंग के आप जब असेसमेंट करते हैं उसके पढ़ाने के बाद, हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद, तो ये देख लें कि आपका SLO अचीव हुआ है कि नहीं। तो आपकी टीचिंग भी उसी वक्त सक्सेसफुल होगी कि जब आपका ये उससे जो कंसर्न जो रिलेटेड SLO है वो आपने अचीव कर लिया हो। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो हर टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे SLO होगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो SLO है उसको टीचर देख लें। और एक और चीज़ जो समझने की है, ये देखें आखिर में ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट SLO है उसमें लिखा हुआ है एनालाइजिंग, सेकंड SLO का लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड SLO का लिखा हुआ है अप्लाइंग। इसका थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी बता दूं कि जो हम लर्निंग होती है बच्चों की, उसको एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था, उसने उनकी क्लासिफिकेशन की है कि जो लर्निंग होती है वो किस तरीके से होती है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता दूं तो फिर इन लेवल्स के बारे में मैं आपको बता दूंगी। टॉपिक को हम फिर स्टार्ट करेंगे। ये ब्लूम था साइकोलॉजिस्ट, उसने कहा कि लर्निंग जो है वो जब बच्चे की लर्निंग होती है तो वो उसके 3 डोमेन्स होते हैं। वो साइंटिस्ट था बेंजामिन ब्लूम, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी कहलाती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी लर्निंग कैसे होती है, बच्चे की लर्निंग या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उनको क्लासिफाई किया गया है, जिसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का लफ्ज़ आपने अपनी साइंस की बुक्स में देखा होगा, बायो की बुक में देखा होगा। यानी टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। किस चीज़ की क्लासिफिकेशन है? ऑब्जेक्टिव्स की, यानी पढ़ाने के जो मकासद हैं उनकी क्लासिफिकेशन की गई है कि क्या क्या मकसद होते हैं। अब बच्चे की लर्निंग क्या होती है, फ़र्ज़ करें ये जो है
अब ये एक तो बच्चे का दिमाग जिसके ज़रिए वो पढ़ता है, जो नॉलेज जाता है वो बच्चा दिमाग के ज़रिए सीखता है। तो ये जो डोमेन होता है, फर्स्ट डोमेन है इसका, पहला डोमेन जो होता है लर्निंग का वो होता है कॉग्निटिव डोमेन। अब यानी बच्चा जो कुछ सीखता है, इंफॉर्मेशन जो आती है उसके दिमाग में जाती है, दिमाग से वो याद करता है, उनको याद कर लेता है, सारी नॉलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दिमाग के ज़रिए वो सीख लेता है और दिमाग के ज़रिए वो सोचता है और उन चीज़ों को फिर जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है। दूसरा जो लर्निंग होती है वो इमोशंस की, यानी हार्ट है इसका। तो इमोशन से यानी उसकी जो इमोशनल चेंजेस आती हैं, बिहेवियर चेंजेस आती हैं, फीलिंग्स चेंज होती हैं लर्निंग से। तो यहाँ से जो कुछ सीखेगा, जो उसके यहाँ से चेंजेस आएंगी, वो उसका होता है अफेक्टिव डोमेन। और थर्ड जो है यानी जो स्किल वो सीखता है, यानी करने के जो काम सीखता है, हाथों से जो करता है, जो हाथ पांव को इस्तेमाल करके जो करता है, जो स्किल्स होती हैं, तीसरी जो काम वो है साइकोमोटर, यानी बाय डूइंग, वो होती हैं साइकोमोटर। अब 3 डोमेन्स आ गए, लेकिन जो 85% लर्निंग होती है वो ये कॉग्निटिव डोमेन में हो रही होती है। तो कॉग्निटिव डोमेन के आगे से उसने डिफरेंट लेवल्स जो हैं, 6 लेवल्स दिए हुए हैं कॉग्निटिव डोमेन में। तो वो 6 लेवल, जो फर्स्ट डोमेन है यानी दिमाग का, वो है कॉग्निटिव डोमेन। अब यहाँ पर ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल ब्लूम ने दिए, वो पहला है नॉलेज, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, यानी सबसे पहला जो लर्निंग का लेवल है वो है नॉलेज, यानी जो चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, बच्चों को दी जाती है लर्निंग के लिए, वो उनको याद कर लेता है। वो एज इट इज़ जब याद कर लेता है तो वो लेवल उसका होता है, सबसे लो लेवल लर्निंग का होता है। यानी ये क्या कहलाता है, नॉलेज, यानी जो चीज़ें उसको बताई जाती हैं वो उसको याद हो जाती हैं। यानी जिस तरह केमिस्ट्री में है कि आपको बताया जाता है कि अब हम हाइड्रोकार्बन का ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में मैं जैसे आपको बताऊंगी कि हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। तो ये आपका क्या होगा, नॉलेज का लेवल आ गया। दूसरा है जी अंडरस्टैंडिंग। अब जो नॉलेज आपको दिया जाता है ये उसके नॉलेज से ऊपर का लेवल है कि उसको आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं, और आपको पता होगा कि जो भी नॉलेज आपने दिमाग में की है उसको पहले से रिलेट करके, पहले से आपको पता होगा कि कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, फिर आप उसको देख लें कि कार्बन हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल आ जाता है। थर्ड लेवल जो है वो आता है एप्लीकेशन का, अप्लाइंग इसको कहते हैं। और ये क्या है, अब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर का लेवल है जो है वो क्या कहलाता है, अप्लाइंग। अप्लाइंग क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि बच्चे ने पहले सीख लिया जी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो उसका नॉलेज आ गया, फिर उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया उसने कि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल आ गया। अब उसके ऊपर के लेवल पे जब बच्चा जाता है तो वो उनको उस नॉलेज को अप्लाई भी करता है। यानी आप उससे मिलती जुलती कोई सिचुएशन हो, जैसे आप देखेंगे कि कोई देख लेंगे कि कोई भी कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, तो आप जो है वो समझ जाएंगे, आप बता सकेंगे कि ये क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद का जो लेवल आता है वो आता है एनालाइजिंग का। यानी बच्चा जो है फिर उस नॉलेज को जब अप्लाई करता है तो अगला उससे नेक्स्ट लेवल पे जाता है जिसको एनालाइजिंग कहते हैं। तो बच्चा उसको अपने नॉलेज को एनालाइज भी कर सकता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई है उसका एनालिसिस होता है, एनालिसिस कर सकता है। उसके बाद जो है 5th स्टेज आ जाती है जिसको कहते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के बाद क्रिएटिंग, यानी अप्लाइंग के बाद एनालिसिस की स्टेज आती है कि बच्चा जो है वो उसको जो भी नॉलेज है उसको एनालाइज कर सकता है, यानी उसको एक एक उसके जो उसके कहते हैं पार्ट्स बाय पार्ट्स भी उसको पता होगा। ऑर्गेनिक
हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है तो हाइड्रोकार्बन का जो एनालाइजिंग का लेवल होगा वह यहाँ पे भी आप देख लें डिफरेंट आपको लिखे हुए नज़र आएंगे कि आपको फर्स्ट नॉलेज या इसको रिमेम्बरिंग भी कहते हैं, अब ये रिमेंबर करना, याद करना। अच्छा, उसके बाद एवेल्युएशन है कि आप उसको एवेल्युएट कर सकते हैं उस नॉलेज को। फिफ्थ है, सिक्स जो लेवल आ जाता है वो क्रिएशन का आता है, क्रिएट कर सकते हैं आप जो है कोई चीज़ खुद से बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें आपको कॉग्निटिव डोमेन के मुख्तलिफ लेवल्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट जो आपका SLO है वो किससे रिलेटेड है, एनालाइजिंग लेवल आ जाता है कि सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमन केमिकल कंपाउंड इज़ नेसेसरी, कि केमिकल कंपाउंड को जो नेम दिए जाते हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। तो ये कौन सा लेवल है, एनालाइजिंग, यानी जब वो एनालाइज कर सकेगा तभी उसको जो है वो ये इस लेवल पे आ सकेगा। यहाँ तक उसकी लर्निंग जो है वो हो चुकी है और ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे कि उसकी यहाँ ये इस लर्निंग को चेक किया जाएगा। अगर तो वो इस लेवल पर पहुँच चुका है तो तब वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अगर वो इस लेवल पर बच्चा नहीं है, उसकी लर्निंग यहाँ तक इस लेवल तक नहीं हुई, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो बच्चा नहीं दे सकता। फिर सेकंड SLO करेक्टराइज हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोकार्बन को करेक्टराइज करना है तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप हाइड्रोकार्बन को पढ़ लेंगे उसकी रिमेम्बरिंग हो जाएगी तो तब आप उसको करेक्टराइज भी कर सकते हैं, तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है आ जाता है। इसी तरह सारे ये जो SLO दिए हुए हैं इस चैप्टर के, उसके साथ साथ आपको कॉग्निटिव लेवल भी दिया हुआ है कि किस लेवल पे आप, ये फर्स्ट लेवल है रिमेम्बरिंग का, देखें लिखा हुआ राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, के आपने वो याद कर लेनी है। तो ये आपका याद होगी तो तब आप लिख सकेंगे, तो ये आपका रिमेम्बरिंग को चेक किया जा रहा है यहाँ पर। फिर अंडरस्टैंडिंग का SLO है, फिर रिमेम्बरिंग का SLO है, ये भी रिमेम्बरिंग है, तो ये भी रिमेम्बरिंग का है और ये भी रिमेम्बरिंग का है। तो ज़्यादा आपकी रिमेम्बरिंग को चेक किया जा रहा है यहाँ पर SLO में। फिर आपको एप्लीकेशन और अप्लाइंग और एनालाइजिंग के लेवल तक आप जाते हैं। तो आपने ये करना है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अगले से अगले लेवल तक जो है वो आपकी लर्निंग हो चुकी होगी। तो अब आपकी लर्निंग को आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से चेक किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, विच इज़ हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 12, केमिस्ट्री 10th। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर को रिवाइज करके देख लेते हैं। पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था वो क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जिनमें हाइड्रोकार्बन्स हों और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हों। यानी कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन्स वाले और दूसरे उनके डेरिवेटिव्स, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स यानी ज़ाहिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने पीछे पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन और कार्बन का आपने पढ़ा है कि इन दोनों में जो है वो बॉन्ड बनते हैं। कौन से, जब कोई भी एलिमेंट होता है अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट कर लेता है तो वो आपस में जुड़ जाता है केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए। और अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन में कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के लास्ट शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। तो क्या होता है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4, और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 1। तो ये क्या करते हैं कि आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पर ये एक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं तो कार्बन ज़ाहिर है हाइड्रोजन से जुड़ेगा और हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए इसको 4 चाहिए तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो फिर क्या करेगा, एक एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये इसने कितने बॉन्ड बना दिए, 4 बॉन्ड बना दिए। तो 4 को ये क्या बन गया, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो
इस कंपाउंड का नाम है मीथेन, CH4 बनाएगा और इसको क्या कहते हैं, ये सिंपलेस्ट है, यानी 1 कार्बन के साथ ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या कौन सा है, मीथेन, और इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अब डेरिवेटिव्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, लेकिन डेरिवेटिव आपको समझने के लिए बता दूं कि एक हाइड्रोकार्बन जब अपने हाइड्रोजन को किसी और एटम से रिप्लेस कर लेता है तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसको उसका डेरिवेटिव बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं CH4 को। CH4 जब इसमें क्लोरीन डाली जाती है तो क्या होता है कि ये CH4 जो है इसको एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर लेता है। तो Cl, ये Cl के बॉन्ड है तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो इधर बॉन्ड बना लेगा और ये क्लोरीन जो है ये इधर बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, क्लोरीन लग गई, प्लस ये हाइड्रोजन इधर आ गया तो ये Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या हो गया कि ये जो कंपाउंड बनेगा इसको क्लोरोमीथेन कहते हैं या फिर मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। तो ये जो मिथाइल क्लोराइड है ये इस मीथेन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर मीथेन को पेरेंट कंपाउंड कहेंगे और इसको इसका डेरिवेटिव बोलेंगे। तो अगर हम डेरिवेटिव को भी स्टडी करेंगे तो वो क्या हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब आपको समझ आ गई कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और इन दोनों की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर ये है कार्बन जो है, अगर ये आपने यहाँ पर देखा कि एक कार्बन है और उसने 4 हाइड्रोजन के साथ जो है वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। अब इसकी बॉन्ड ये कार्बन, अगर एक कार्बन हो तो वो क्या करेगा, अगर ये कार्बन एक से ज़्यादा होंगे तो फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं इनमें। फॉर एग्जांपल अगर 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन होंगे तो वो क्या करेगा, उसके पास क्या क्या ऑप्शन होंगी। एक तो ये कि एक एक ही अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। अब इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बना देगा। ये देखिए, अब इसके साथ हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं। अब एक तो इसने आपस में बॉन्ड बना लिया तो कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन की भी सेटिस्फाई होगी। लेकिन इस कार्बन के पास एक और ऑप्शन भी है, ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड भी आपस में बना सकते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड बनाएंगे तो फिर 2-2 तो ये अपनी इसके 2 बॉन्ड बन गए, इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बन गए तो 2 ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे। तो इसके पास एक ऑप्शन जो है वो ये वाली भी है। अगर 2 कार्बन है तो एक और ऑप्शन इनके पास है कि ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लें, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लें। अब 3 इसने यहाँ से सेटिस्फाई होगी वैलेंसी, अब इसको कितनी, एक और बॉन्ड चाहिए कार्बन को, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब इस तरह बॉन्डिंग की नोयत से हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट आगे इसकी कैटेगरीज होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन जो हैं अगर हम उनको क्लासिफाई करें तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन सारे के सारे या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगर तो वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो वो कौन से होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अगर उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अब जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उन सबको, जो सिंगल अगर बॉन्ड बनाता है तो वो सिंगल बॉन्ड अगर होंगे सब में, कार्बन कार्बन में, तो इसको कहेंगे अल्केन। इस हाइड्रोकार्बन का क्या नाम होगा, अल्केन। अगर तो डबल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पर देखें जो हमने बनाया हुआ है, ये डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में होंगे, ये 2 कार्बन ही, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी कार्बन जुड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर 1 डबल बॉन्ड मौजूद है उसमें तो ये डबल बॉन्ड जो है, अगर हम 3 कार्बन, यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 कार्बन वाली, तो एक अगर डबल बॉन्ड उसमें है
तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि 4 चाहिए इसको, इसके 3 बन चुके हैं, ये 1 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और इसके 1 बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह के अगर एक डबल बॉन्ड हो इसमें, तो ये दोनों जो हैं इनको हम कहेंगे अल्कीन। अगर एक डबल बॉन्ड हो हाइड्रोकार्बन्स में, कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड हो, तो फिर वो क्या कहलाते हैं? अल्कीन्स। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे ये वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी, यानी अगर 2 से ज़्यादा भी कार्बन हो, लेकिन एटलीस्ट ज़्यादा भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड जिस हाइड्रोकार्बन में होता है तो उनको कलेक्टिवली कहते हैं अल्काइंस। जितने भी ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन एटम के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड हो वो अल्काइन कहलाता है, जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो वो अल्कीन्स कहलाते हैं, और जिसमें जो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे वो उनको क्या कहेंगे? अल्केन्स कहते हैं। एक और बात जो यहाँ पर नोट करने की है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स में बॉन्ड बनेंगे वो सारे के सारे पोलर बॉन्ड होंगे। आपने 9th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है पोलर बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड। अब पोलर और नॉन पोलर थोड़ा सा इसको भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर 2 हेट्रो एटम के दरमियान कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, हेट्रो मीन्स के दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। फॉर एग्जांपल HCl का ले लेते हैं, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। ये दोनों शेयर कर लेते हैं और इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाता है। अब इनके बीच में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या करता है, ये उसके जो शेयर्ड पेयर होता है वो ज़्यादा रिवॉल्व करेगा क्लोरीन के गिर्द और इसकी तरफ काम होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा पेयर को। तो पेयर को जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा पेयर इसकी तरफ आएगा, रिवॉल्व करेगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव इसकी तरफ ज़्यादा आएगा, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चूँकि इससे नेगेटिव दूर होता है, इसमें इसका प्रोटॉन इसके पास होता है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये 2 पोल बन जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये एक्चुअल चार्ज नहीं होते बल्कि चार्ज की फीलिंग होती है कि इसको ऐसा, चूंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके पास हैं तो इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, और इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर होते हैं तो इसके ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है। तो इसलिए 2 पोल बन जाते हैं, और इस तरह का जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके बरअक्स अगर हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना रहे हैं, इसका जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये ना ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेगा पेयर को, ना ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इस पेयर को जो शेयर्ड पेयर होता है। तो इसलिए इन में फीलिंग वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली फीलिंग नहीं आती, पोल नहीं बनते, तो इसलिए ये नॉन पोलर है। ये पोलर है, पोलर बॉन्ड है, और ये नॉन पोलर बॉन्ड है। अब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन की हमने एग्जांपल ली, ये देखें मीथेन में बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहे हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। चारों के चारों में ये होता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम होती है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। तो माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए ना ये ज़्यादा शेयर पेयर को अट्रैक्ट करेगा ना ये ज़्यादा करेगा, दोनों के बराबर होगा। जस्ट लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आपस के बॉन्ड के ये उसी तरह रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए ये भी जो है वो क्या होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में एक और प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन्स की है कि ये सारे के सारे एज अ फॉसिल फ्यूल काम करते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं कि जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं वो सारे के सारे, जैसे इसमें पेट्रोलियम है वो जिसमें सारे हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, गैस है, LPG है, ये सारे के सारे ये क्या होते हैं? एज अ फॉसिल फ्यूल जो है वो हाइड्रोकार्बन्स काम आते हैं। इसके अलावा जो है ये आम जो
लो जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मसलन ये मीथेन है, उसके बाद जैसे मीथेन है 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला जो है इथेन होता है, 3 कार्बन वाला जो है वो प्रोपेन होता है। तो ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट जिनके होते हैं, और ये वाले जो है वो आम जो है ये उसमें इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, ये गैस फॉर्म में होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये सारे गैस होते हैं। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट दरमियाना सा होता है, फॉर एग्जांपल हेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो वो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब वोलेटाइल क्या होता है? जो आम रूम टेम्परेचर पे एवापरेट हो जाए, जो लिक्विड आम रूम टेम्परेचर पे हो जाए, यानी जिसको हीट ना देनी पड़े और खुद ब खुद जो है रूम टेम्परेचर, जैसे स्पिरिट है और आप खुला छोड़, पेट्रोल है आप खुला छोड़ दें तो वो एवापरेट हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो दरमियाना होता है, और जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ये मॉलिक्यूलर इसका ये मॉडरेट होता है, और ये लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है वो किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो आज के वीडियो में बस हाइड्रोकार्बन के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अल्केन को पढ़ेंगे। इस सारे चैप्टर में आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।